लीजिए एक ऐसी दौड़ की जहां किसी ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया हो। हाँ, सालों की मेहनत, अनगिनत कुर्बानियां। बिल्कुल। और आखिरकार जब वो इंसान फिनिश लाइन पार कर लेता है और इनाम लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है तो उसे एहसास होता है कि उसके हाथ ही नहीं बचे। बहुत ही खौफनाक तस्वीर है ये। है ना। और सिर्फ हाथ ही नहीं, जिस जमीन पर वो खड़ा था वो भी खिसक चुकी है। इतिहास की किताबों में दर्ज युद्धों की जीत कुछ कुछ इसी भयानक दौड़ जैसी ही होती है। एकदम सही कहा आपने। हम अक्सर इतिहास पढ़ते हुए उन साफ सुथरी लकीरों, तारीखों और आंकड़ों में उलझ जाते हैं और भूल जाते हैं कि हर लकीर के पीछे एक बहुत गहरी मानवीय त्रासदी छिपी होती है। देखिए, यही कारण है कि हम युद्धों को बस एक घटना की तरह देखने के आदी हो गए। हाँ, जैसे कोई चैप्टर हो किताब का। बिल्कुल, उसे इस तरह से पेश किया जाता है मानो वो महज कोई भौगोलिक या राजनीतिक चाल हो। संधियों, नक्शों और सेना के मूवमेंट के पीछे का जो असली दर्द है ना, वो कहीं खो जाता है। वो अक्सर उन मोटी किताबों के पन्नों में ही दब कर रह जाता है। और विडंबना देखिए, जिस चीज को मानव जाति का सबसे काला अध्याय होना चाहिए, उसे अक्सर शौर्य और विजय के रूप में महिमा मंडित किया जाता है। और आज हमारी इस गहन चर्चा का केंद्र ठीक यही भ्रम है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण के लिए हमारे पास जो नोट्स और सामग्री है, उसमें साहित्यकार और पत्रकार अजामिल जी का एक बड़ा ही दिलचस्प लेख है, युद्ध की विभीषिका। जी, बहुत ही प्रभावशाली लेख है। और इसे पढ़ते हुए कई स्थापित धारणाएं दरकती हुई महसूस होती हैं। मतलब अजामिल जी ने अपने लेख की शुरुआत महात्मा गांधी के एक बेहद शक्तिशाली उद्धरण से की है। उन्होंने लिखा है, युद्ध मानवता की सबसे बड़ी विफलता है। ये एक ऐसा वाक्य है जो तुरंत आपको रोकने और सोचने पर मजबूर कर देता है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि ये उद्धरण महज एक विचार नहीं है, बल्कि इस पूरी चर्चा की रीढ़ है। अजामिल जी इस बात को स्थापित करते हैं कि युद्ध केवल दो देशों की सीमाओं का विवाद नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जब भी कोई युद्ध होता है तो वो सीधे तौर पर हमारी पूरी सभ्यता और मानवता की सामूहिक आत्मा पर सबसे गहरी चोट करता है। तो आइए इसे और गहराई से खंगालते हैं। अगर युद्ध वास्तव में मानवता की सबसे बड़ी विफलता है, तो फिर सदियों से इतिहास में इसे इतनी प्रमुखता क्यों दी गई है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। अक्सर हम देखते हैं कि जीत को एक बड़े उत्सव की तरह मनाया जाता है, लेकिन हमारे पास जो स्रोत सामग्री है उसमें जो ऐतिहासिक संदर्भ दिए गए हैं वे इस विजय के आवरण को पूरी तरह से खींचकर उतार देते हैं। देखिए, इतिहास के पन्नों को अगर हम बिना किसी राजनीतिक चश्मे के देखें ना, तो सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाती है। हाँ। लेख में महाभारत के काल से लेकर प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध तक का जो विश्लेषण है, वो बहुत ध्यान देने योग्य है। महाभारत का ही उदाहरण ले लीजिए। जी, ये महाकाव्य हमें क्या सिखाता है? कुरुक्षेत्र का युद्ध जब समाप्त हुआ तो जो पक्ष विजयी हुआ, पांडव, हाँ, उनके पास भी जश्न मनाने के लिए कुछ नहीं बचा था। उनके अपने परिवार, गुरु और सगे संबंधी उस मैदान में राख हो चुके थे। उस विजय के सिंहासन के चारों ओर केवल एक भयानक खालीपन था। उस स्थिति की कल्पना करना भी सिहरन पैदा करता है। मतलब इस बात को समझते हुए मेरे दिमाग में एक तस्वीर उभर रही है। कैसी तस्वीर? युद्ध जीतना असल में एक जलते हुए घर पर कब्जा करने जैसा है। अरे वाह, क्या तुलना है! मान लीजिए कि कोई बहुत संघर्ष करता है, सामने वाले को हरा देता है और उस घर का मालिक बन जाता है, लेकिन अंत में हासिल क्या हुआ? भले ही वो इंसान बच गया हो, लेकिन उसके पास रहने के लिए कोई छत नहीं बचती। बिल्कुल, वो घर, वो आंगन, सब कुछ तो जलकर खाक हो चुका है। तो ऐसे में जब युद्ध में सब कुछ स्वाहा हो जाता है, तो क्या विजेता और पराजित जैसे शब्द पूरी तरह से अर्थहीन नहीं हो जाते? आपकी ये तुलना उस वास्तविकता को बहुत सटीक ढंग से पकड़ दी है। और इसी खोखलेपन को लेख में दार्शनिक बर्ट्रैंड रसल के एक बेहद प्रासंगिक उद्धरण से समझाया गया है। उन्होंने क्या कहा था? रसल का कहना था, युद्ध में कोई विजेता नहीं होता, केवल पराजित मानवता होती है। बहुत गहरी बात है ये। जी। और लेख में विशेष रूप से हिरोशिमा और नागासाकी की त्रासदी का उल्लेख किया गया है, जो इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है। जब दुनिया के राष्ट्र आपस में कूटनीति के बजाय केवल हथियारों के जरिए संवाद करने लगते हैं, तो वो संवाद अंततः तबाही पर ही खत्म होता है। बिल्कुल,
वो अनुत्तरित प्रश्नों और ऐसी अथाह पीड़ा पर समाप्त होता है जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई देती है। हिरोशिमा की बात करते हुए एक चीज़ जो मुझे हमेशा परेशान करती है वो ये रहे कि इमारतें तो शायद कुछ सालों में दोबारा खड़ी हो जाएं, हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन जाता है। लेकिन उस समाज के उस हिस्से का क्या जो अंदर से टूट चुका है। स्रोत सामग्री स्पष्ट करती है कि हिरोशिमा और नागासाकी ने ये साबित कर दिया कि बम केवल वर्तमान में जीने वालों को ही नहीं मारता। जी, वो आने वाली भविष्य की पीढ़ियों को भी अपंग बना देता है। बिल्कुल, उसका विकिरण दशकों तक उस समाज की रगों में दौड़ता रहता है। यही वो अहम बिंदु है जहां ये समझना आवश्यक हो जाता है कि हथियारों का इस्तेमाल कभी, मेरा मतलब है कभी भी, कोई समाधान नहीं देता। हाँ, जब कोई देश परमाणु बम या भारी हथियारों का इस्तेमाल करता है तो उसे लगता है कि उसने एक झटके में समस्या खत्म कर दी, लेकिन वास्तव में वो एक ऐसी श्रृंखला शुरू कर देता है जिसका कोई अंत नहीं होता। एक चेन रिएक्शन बन जाता है। एकदम सही। वो केवल विनाश को जन्म देता है जो पीढ़ियों तक चलता है। और इसी अदृश्य तबाही से एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय जुड़ता है। भौतिक विनाश और शहरों के मलबे में तब्दील होने की खबरें तो हम अक्सर न्यूज़ में देखते हैं, जी, लेकिन स्रोत सामग्री में विनाश के 4 ऐसे आयामों का जिक्र किया गया है जो किसी भी युद्ध के मैदान से बहुत दूर तक, समाज की गहरी जड़ों तक फैले होते हैं। हाँ, अजामिल जी ने युद्ध से होने वाले इन 4 मुख्य नुकसानों का बहुत ही विस्तृत खाका खींचा है। पहला है मानवीय त्रासदी, जहां केवल सैनिक ही नहीं बल्कि लाखों निर्दोष नागरिकों का पूरा जीवन उजड़ जाता है। बिल्कुल, लोग शरणार्थी बन जाते हैं, उनका अस्तित्व एक पहचान के संकट से जूझने लगता है। और दूसरा है आर्थिक विनाश। हाँ, और इसमें महज कुछ करोड़ का नुकसान नहीं होता है। नहीं, अर्थव्यवस्था पूरी तरह बैठ जाती है। देश के उद्योग, व्यापार और पूरी कृषि व्यवस्था इस तरह ध्वस्त हो जाती है कि लोगों के पास जीवन यापन का कोई साधन नहीं बचता। अब देखिए, ये दोनों मानवीय और आर्थिक नुकसान, ये वो चीजें हैं जो अखबारों की हेडलाइंस बनती हैं। हाँ, हमें पता होता है कि कितने लोग विस्थापित हुए या जीडीपी कितने प्रतिशत नीचे गिर गई। सही कहा। लेकिन जो तीसरे और चौथे नुकसान की बात लेख में की गई है वो बहुत ही सूक्ष्म और खतरनाक है। तीसरा है सांस्कृतिक क्षति, जहां कला, साहित्य और शिक्षा का विकास पूरी तरह से रुक जाता है। और चौथा है मनोवैज्ञानिक प्रभाव, जहां समाज में एक गहरा भय, असुरक्षा और हिंसा की संस्कृति पनपने लगती है। मुझे यहाँ ये समझना है कि क्या ये मनोवैज्ञानिक प्रभाव एक धीमे जहर की तरह काम नहीं करता? आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रही हैं। मतलब जो युद्ध समाप्त होने के दशकों बाद भी उस समाज को अंदर से खोखला करता रहता है। ये धीमा जहर ही वास्तव में किसी भी सभ्यता का सबसे बड़ा दुश्मन है। देखिए, मनोवैज्ञानिक प्रभाव कभी भी केवल एक पीढ़ी तक सीमित नहीं रहता, वो आगे बढ़ता जाता है। जरा सोचिए, युद्ध के दौरान जो बच्चे उस सायरन की आवाज, उस चीख पुकार और अपने घरों को टूटते हुए देखते हैं, वो भय उनके अवचेतन मन में हमेशा के लिए दर्ज हो जाता है। उफ, ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वे बच्चे ये सीख ही नहीं पाते कि सामान्य जीवन क्या होता है। बिल्कुल, और हिंसा की ये संस्कृति फिर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती है। समाज में से विश्वास नाम की चीज पूरी तरह खत्म हो जाती है। लोग हमेशा एक दूसरे को संदेह और खौफ की नजर से देखने लगते हैं। और जब डर और हिंसा समाज की रग-रग में बस जाते हैं, तो कला, साहित्य और शिक्षा, जो कि समाज को जोड़ने और सोचने का काम करते हैं, वे सबसे पहले हाशिए पर धकेल दिए जाते हैं। क्योंकि डरे हुए समाज में कविताएं नहीं रची जाती। क्या बात कही है आपने। और इसी बात को गहराई देने के लिए लेख में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का एक बहुत ही प्रभावशाली उद्धरण शामिल किया गया है। अच्छा। उन्होंने कहा था, शांति ही सभ्यता का आधार है, युद्ध उसका पतन। शांति ही सभ्यता का आधार है? जी, ये स्पष्ट करता है कि बिना कला, साहित्य और स्वतंत्र शिक्षा के कोई भी समाज कैसे पतन के गर्त में जाने लगता है। ये चीजें कोई विलासिता नहीं है, ये किसी भी सभ्यता की रीढ़ हैं। मतलब एक पुस्तकालय के जलने का मतलब केवल कुछ किताबों का जलना नहीं है? बिल्कुल नहीं, वो सदियों के ज्ञान, दर्शन और उस समाज की आत्मा का जलना है। जब युद्ध इस रीढ़ को ही तोड़ देता है तो समाज केवल किसी तरह जिंदा रहता है, वो फलता फूलता नहीं है। तो जब ये तस्वीर इतनी भयानक है और ये पूरी तरह से स्पष्ट है कि युद्ध हर हाल में सभ्यता का पतन ही है, तो दुनिया के महान विचारकों ने इस मानव विफलता को रोकने के लिए क्या समाधान सुझाए हैं? ये बहुत ही अहम सवाल है। स्रोत सामग्री में दार्शनिक दृष्टिकोण और वैचारिक संघर्ष के बारे में भी काफी कुछ बताया गया है। हाँ, मैंने देखा कि लेख में दुनिया के 3 महान विचारकों के नजरिए को सामने रखा गया है। इमैनुअल कांत,
लियो टॉल्स्टॉय और महात्मा गांधी। जी। कांत का मानना था कि स्थायी शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जो चमत्कारिक रूप से आसमान से टपक पड़ेगी। अपने आप नहीं आ जाएगी। नहीं, ये केवल निरंतर संवाद और एक मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से ही स्थापित की जा सकती है। और टॉल्स्टॉय का क्या नजरिया था? टॉल्स्टॉय ने इसे एक नैतिक पैमाने पर कसते हुए युद्ध को सीधे तौर पर मानवता का पाप करार दिया। मानवता का पाप? जी बहुत कड़े शब्द हैं ये। हाँ, और वहीं गांधी जी ने अहिंसा को एक निष्क्रिय सिद्धांत नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े और सक्रिय शस्त्र के रूप में पेश किया। तो मतलब इन तीनों विचारकों की बातें सुनने में बहुत आदर्शवादी लगती हैं। आदर्शवादी कैसे? मेरा मतलब है, अगर मैं थोड़ी सी असहमति जताऊं, जब कोई आक्रामक ताकत टैंक, तोप और गोला बारूद के साथ आपकी सीमा पर खड़ी हो, तो क्या कांत की संवाद और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बात थोड़ी किताबी नहीं लगते? मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रही हैं। मतलब जब गोलियां चल रही हों, तब कोई बैठकर संवाद की मेज कैसे लगा सकता है? ये एक बेहद प्रासंगिक सवाल है और अक्सर यथार्थवादी विचारकों द्वारा यही आलोचना की जाती है। लेकिन अगर हम कांत या गांधी के विचारों की गहराई में जाएं, तो उनका उद्देश्य केवल किसी तत्कालीन या चल रहे संघर्ष को बीच मैदान में रोकना नहीं था। तो फिर क्या था? वे वास्तव में एक ऐसे संस्थागत ढांचे, एक ऐसे सिस्टम के निर्माण की बात कर रहे थे जहां युद्ध की नौबत ही ना आए। ओह अच्छा, तो वे बीमारी होने के बाद के इलाज की नहीं, बल्कि बीमारी को जड़ से खत्म करने वाले प्रिवेंशन यानी रोकथाम की बात कर रहे थे। बिल्कुल सटीक कहा आपने। कांत उस समय की बात कर रहे हैं जब टैंक सीमा की तरफ बढ़ना शुरू ही नहीं हुए हैं। वे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और सहयोग का ताना बाना बुनने पर जोर दे रहे थे। और टॉल्स्टॉय का ऐसे पाप कहना? जब टॉल्स्टॉय ऐसे पाप कहते हैं तो वो समाज की सामूहिक चेतना को झकझोर रहे हैं। वे चाहते हैं कि समाज इसे महिमा मंडित करना बंद करे और इसे शर्मनाक माने। हाँ, ताकि लोग युद्ध को ग्लोरीफाई ना करें। और जब गांधी जी अहिंसा की बात करते हैं तो वो कमजोरी या हाथ पर हाथ धरकर बैठना नहीं है। वो एक बहुत ही सक्रिय प्रतिरोध है। जी, वो अन्याय के सामने बिना हथियार उठाए अपनी बात पर अडिग रहने का अदम्य साहस है। ये एक वैचारिक संघर्ष है जहां ये साबित किया जाता है कि मानवीय करुणा और विचार सामने वाले के हथियारों से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। लेकिन यहाँ आकर ये विषय एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ ले लेता है। वो कैसे? क्योंकि दार्शनिकों के उन आदर्शों और प्रथम या द्वितीय विश्व युद्ध की पुरानी तस्वीरों से निकलकर जब हम आज की 21वीं सदी की वास्तविकता पर आते हैं, तो तस्वीर काफी बदल चुकी है। ये तो है। आजकल उस तरह के पारंपरिक विश्व युद्ध खाइयों में बैठकर नहीं लड़े जा रहे हैं। तो क्या इसका मतलब ये मान लिया जाए कि आज का समाज सुरक्षित हो गया है? नहीं नहीं, लेख बहुत ही सख्त लहजे में चेतावनी देता है कि इस गलतफहमी में रहना बहुत भारी पड़ सकता है। मतलब खतरा टला नहीं है? बिल्कुल नहीं। आज के आधुनिक समय में युद्ध ने भौगोलिक सीमाओं को पीछे छोड़ दिया है। इसका स्वरूप पूरी तरह से बदल चुका है और इसके नए अत्यधिक विनाशकारी रूप सामने आ चुके हैं। हाँ, लेख में आतंकवाद, साइबर युद्ध और आर्थिक प्रतिबंधों को आज के समय के अदृश्य युद्ध के रूप में परिभाषित किया गया है। जी, इनविजिबल वॉरफेयर। अगर इसे थोड़ा और सरल शब्दों में समझा जाए तो युद्ध ने अब अपनी वर्दी बदल ली है। बिल्कुल। अब ये खाइयों या ट्रेंचेस में बैठकर नहीं लड़ा जाता, बल्कि हमारे लैपटॉप की स्क्रीन्स, सर्वर रूम्स और बैंक अकाउंट्स के जरिए लड़ा जा रहा है। एकदम सही। पर मेरे मन में एक सवाल है, क्या ये आर्थिक प्रतिबंध या साइबर हमले वास्तव में उसी स्तर की मानवीय त्रासदी पैदा करते हैं जो एक पारंपरिक युद्ध यानी बम और गोलियों वाला युद्ध करता है? क्योंकि इसमें खून तो नहीं बहता। देखिए, खून भले ही ना बहे, लेकिन इसका असर उतना ही या शायद उससे भी अधिक घातक होता है। क्या सच में? हाँ, आइए इसके काम करने के तरीके को समझते हैं। आर्थिक प्रतिबंध कोई महज कागजी चीज नहीं है। जब किसी देश पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाते हैं तो इसका सीधा मतलब है कि उस देश के अस्पतालों में एनेस्थीसिया या जीवन रक्षक दवाइयां नहीं पहुंचेंगी। हे भगवान! बिना बेहोश किए सर्जरियां करनी पड़ेंगी। बच्चों को दूध नहीं मिलेगा। बिना एक भी गोली चलाए पूरा का पूरा शहर भूखमरी की कगार पर आ जाता है। ये तो बहुत ही भयानक है। और साइबर हमले के मामले में भी यही सच है। बिल्कुल, जब कोई हैकर किसी देश के पावर ग्रिड को निशाना बनाता है तो केवल बत्तियां नहीं बुझती, कोल्ड स्टोरेज काम करना बंद कर देते हैं, जिससे महीनों का रखा अनाज कुछ ही घंटों में सड़ जाता है। और अस्पतालों का क्या? अस्पतालों में वेंटिलेटर बंद हो जाते हैं, जिससे सीधे तौर पर मरीजों की जान जाती है। बैंकिंग सिस्टम ठप होने से लोगों की जीवन भर की कमाई अटक जाती है।
ये बात हमारी पिछली चर्चा से सीधे जुड़ती है, जहां हमने आर्थिक और मानवीय विनाश की बात की थी। तरीका बदल गया है, लेकिन तबाही का पैमाना वही है। जी। ये तो वाकई खौफनाक है। मतलब हथियारों का शोर भले ही न हो, लेकिन तबाही उतनी ही खामोशी से अपना काम कर रही होती है। अदृश्य हथियारों से एक पूरा देश पंगु बनाया जा सकता है। और इसी आधुनिक खतरे को रेखांकित करने के लिए लेख में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की एक बहुत ही गंभीर चेतावनी को शामिल किया गया है। उन्होंने क्या चेतावनी दी थी? कैनेडी ने कहा था, यदि हम शांति नहीं चुनते तो युद्ध हमें चुन लेगा। यदि हम शांति नहीं चुनते तो युद्ध हमें चुन लेगा। इसका अर्थ यह है कि आधुनिक युद्ध किसी भी रूप में, चाहे वो आर्थिक हो, साइबर हो या आतंकवाद हो, किसी भी समय हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच सकता है। हम तटस्थ होने का दावा करके इससे बच नहीं सकते। हमें सक्रिय रूप से शांति का चुनाव करना ही होगा। बिल्कुल। कैनेडी की इस चेतावनी को सुनकर एक पल के लिए ऐसा महसूस होता है जैसे हम एक टाइम बॉम्ब पर बैठे हैं। हाँ, डर तो लगता है। लेकिन हमारी इस गहन चर्चा का उद्देश्य महज समस्या की गंभीरता को गिनाकर डर फैलाना नहीं है। लेख के अंतिम हिस्से में समाधान और भविष्य की रूपरेखा पर भी बहुत स्पष्ट बात की गई है। जी, अजामिल जी का ये लेख समस्या पर रुकने के बजाय शांति और न्याय का मार्ग भी प्रशस्त करता है। तो क्या समाधान दिए गए हैं? इसमें मुख्य रूप से 4 समाधान सुझाए गए हैं। पहला, निरंतर संवाद और कूटनीति। दूसरा, शिक्षा और जागरूकता। तीसरा, मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। और चौथा, अहिंसा और करुणा का प्रसार। और इन चारों का समन्वय ही हमें इस विनाशकारी चक्र से बाहर निकाल सकता है। बिल्कुल सही। मुझे लगता है कि इनमें से जो दूसरा बिंदु है ना, शिक्षा और जागरूकता, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। शायद यही वो मुख्य कारण है कि आज हम इन स्रोतों का इतनी गहराई से अध्ययन कर रहे हैं। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। अगर समाज जागरूक ही नहीं होगा कि युद्ध का असली चेहरा क्या है, अगर लोग उस महिमा मंडन के पीछे का असली दर्द नहीं समझेंगे, तो वे कभी भी शांति की मांग नहीं करेंगे। देखिए, जागरूकता ही हमेशा पहला कदम होती है। और इस पूरी चर्चा को एक बहुत ही ऊंचे दार्शनिक स्तर पर ले जाते हुए लेख के अंत में मार्टिन लूथर किंग जूनियर का एक बेहद शक्तिशाली और अर्थपूर्ण उदाहरण दिया गया है। वो क्या है? वे कहते हैं, शांति केवल युद्ध का अभाव नहीं है, बल्कि न्याय की उपस्थिति है। शांति केवल युद्ध का अभाव नहीं है, बल्कि न्याय की उपस्थिति है। ये वाक्य सोचने पर मजबूर करता है कि शांति की हमारी परिभाषा कितनी सीमित रही है। ये वाक्य एक बहुत गहरे सत्य को उजागर करता है। मान लीजिए कि 2 देशों के बीच गोलियां चलना बंद हो गई हैं। हाँ। या कोई तानाशाह अपने बल प्रयोग से पूरे देश को खामोश कर देता है। सतह पर ऐसा लगेगा कि वहां कोई युद्ध नहीं हो रहा है, सब शांत है। लेकिन क्या वो सच्ची शांति है? नहीं, वो तो बस एक थोपी हुई खामोशी है। बिल्कुल। अगर समाज के भीतर गहरी असमानता है, अगर एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण कर रहा है, अगर लोगों के बुनियादी अधिकार छीने जा रहे हैं, तो वो शांति बहुत ही खोखली और अस्थायी है। यानी वो शांति महज एक भ्रम है जो कभी भी टूट सकता है। एकदम सही। जब तक समाज की संरचना में न्याय नहीं होगा, तब तक असली और स्थायी शांति कभी स्थापित नहीं हो सकती। तो हथियारों का शांत हो जाना काफी नहीं है? नहीं, दिलों में, संस्थानों में और समाज के हर तबके में न्याय का स्थापित होना जरूरी है। तो अगर हम आज के इस विस्तृत विश्लेषण का सार निकालें, तो ये स्रोत सामग्री हमें सिखाती है कि वास्तविक जीत कभी भी हथियारों के बल पर, टैंकों से या साइबर हमलों से नहीं मिलती। विचारों की श्रेष्ठता से मिलती है। अगर हमें इस मानवता को बचाना है, तो कूटनीति, संवाद और आपस में सहयोग ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। ये कोई विकल्प नहीं है, बल्कि हमारी सभ्यता के अस्तित्व को बचाए रखने की एकमात्र अनिवार्यता है। संवाद का रास्ता छोड़ते ही हम विनाश की ओर कदम बढ़ा देते हैं। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए जो लोग हमें सुन रहे हैं, उनके लिए एक विचार छोड़कर जाने का मन कर रहा है। बिल्कुल, बताइए। आज हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कूटनीति, विश्व युद्धों, साइबर हमलों और महान दार्शनिकों की बात की। ये सब बातें सुनने में बहुत बड़ी और वैश्विक लगती हैं। हाँ, ग्लोबल लेवल की बातें लगती है। लेकिन क्या वास्तव में इस न्यायपूर्ण शांति की शुरुआत हमारे अपने स्तर पर, हमारे अपने घरों और आस पड़ोस से नहीं होती? ये बहुत ही सोचने वाली बात है। अगर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ये कहते हैं कि शांति वास्तव में न्याय की उपस्थिति है, तो क्या हमें विश्व शांति की इतनी बड़ी उम्मीद करने से पहले
अपनी रोजमर्रा की जिंदगी पर नजर नहीं डालनी चाहिए? जी बिल्कुल डालनी चाहिए। हमारे आसपास के समाज में, हमारे काम करने की जगहों पर या हमारे अपने व्यवहार में जो छोटे छोटे अदृश्य युद्ध और अन्याय रोज हो रहे हैं, क्या पहले उन्हें समाप्त करने पर विचार नहीं करना चाहिए? सही कहा। अगर हमारे आसपास ही न्याय नहीं है तो दुनिया में शांति की उम्मीद कैसे की जा सकती है? शुरुआत में मैंने कहा था कि हम अक्सर युद्ध को नक्शे पर खींची साफ सुथरी लकीरों की तरह देखते हैं। हाँ, लेकिन आज की इस चर्चा ने ये स्पष्ट कर दिया है कि वे लकीरें स्याही से नहीं बल्कि इंसानी दर्द और पीड़ा से खींची होती हैं। उन लकीरों के पार देखना और उस दर्द को महसूस करना ही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।